नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे और उसमें हमने राजनीतिक जीवन पढ़ लिया था। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन पढ़ लिया था। क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, सब कुछ एकदम 360 डिग्री अध्ययन कर लिया हमने। और आज से हम ऋग्वैदिक काल का, या मैं कहूँ पूर्व वैदिक काल का या अर्ली वैदिक एज का जो है आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक एज स्टार्ट कर रहे हैं विद्यार्थियों। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊं आपको, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो शुरुआत की क्लासों को ज़रूर देखें और कंटिन्यूटी के साथ देखें। प्रत्येक क्लास को देखोगे तब ही चीज़ें समझ में आएंगी। इतिहास क्योंकि कालक्रम के आधार पे ही चलता है, तभी इतिहास को हम समझ पाते हैं, तभी इतिहास जो है प्रासंगिक रहता है। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है विद्यार्थियों, जो आप कॉर्नर में एक नंबर देख रहे हैं, उस कॉर्नर पे आप मैसेज करके और आप जो है मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और इस चैनल से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह शेयर करता हूँ। रोज़ रोज़ लिंक शेयर नहीं करता, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आप एकदम मस्त रहें और पढ़ते रहेंगे, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि है हमारी पूर्व वैदिक काल का आर्थिक जीवन, है ना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल सकता हूँ पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये विद्यार्थियों। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन हम देखेंगे। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी काल का हम आर्थिक जीवन देख रहे हों तो हम उस काल की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार क्या थे ये हम सबसे पहले जानते हैं। कृषि हम पढ़ते हैं, उसमें हम पशुपालन पढ़ते हैं, हम उसमें व्यापार वाणिज्य पढ़ते हैं। मुख्य रूप से इन तीन चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा उस काल के उद्योग धंधे क्या थे उसको देखते हैं, कैसा उनका जो वस्तु विनिमय का आधार था, है ना, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। किसी भी काल का चाहे हम आर्थिक जीवन पढ़ रहे हों तो कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, उनकी जो है मुद्रा प्रणाली, है ना, यानी कि जो वस्तु विनिमय का आधार है वो हम देखते हैं कि मुद्रा प्रणाली थी या वस्तु विनिमय था, मतलब बार्टर सिस्टम था, आखिर आदान प्रदान किससे किया जाता था, वो सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन में हम पहला जो बिंदु लेंगे वो लेंगे पशुपालन, है ना। कौन सा लेंगे? पशुपालन से स्टार्ट करेंगे विद्यार्थियों। एक नंबर पे आप डाल दें पशुपालन, ठीक है। पशुपालन ऋग्वैदिक काल में जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो पशुपालन था वो इसलिए महत्वपूर्ण था कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो अभी एक यायावर प्रवृत्ति में ही जी रहे थे। कहीं ना कहीं अभी उनके जीवन में जो है पूर्ण रूप से और ऋग्वैदिक काल का जो मानव था, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, वो कहीं न कहीं यायावर जीवन जी रहे थे। अभी इनके जीवन में पूर्ण रूप से स्थायित्व तो नहीं आया था, इसलिए ये लोग जो है कृषि से इतने व्यापक पैमाने पर और परिचित नहीं हुए थे। जैसा कि आपको पता होगा, ऋग्वेद में सिर्फ एक ही खाद्यान्न फसल का उल्लेख है और वो है जौ, जिसको यव लिखा गया है ना। तो कृषि के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज इन लोगों को नहीं था जितना पशुपालन का था, है ना। इसलिए हम पशुपालन पढ़ेंगे। और पशुपालन जो था इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और ये कई सारे पशुओं से परिचित थे, जिसमें गाय है, बैल है, भैंस है ना, और गधा है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, और इसके अलावा मैं बात करूं शेर है, हाथी है, हरिण है। इन सारे जानवरों से भली भांति परिचित था। गेंडा और बाघ से यह संभवतः परिचित नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में इन दोनों जानवरों का उल्लेख नहीं मिलता है। गेंडा
व बाघ का। कई बार इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप गेंडा और बाघ को स्पेशली रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जिन जानवरों से वो परिचित थे उनकी संख्या अधिक है, तो वहाँ से सवाल बनने के चांसेस कम हैं। और चूंकि ये दो ही जानवर हैं, गेंडा व बाघ, तो इस प्रकार से कोई लाइन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन ठीक है या कौन सी लाइन गलत है। तो 4 लाइनें देंगे, फिर उसमें एक लाइन ये भी डाल देंगे कि वो लोग गेंडा व बाघ से भी परिचित थे या नहीं थे। इस प्रकार की लाइन डाल देंगे तो फिर आपको आंसर निकालने में जो है दुविधा ना हो। इसलिए आप गेंडा व बाघ को ध्यान रखें, ये दो जानवरों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। इस आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः ये लोग गेंडा व बाघ से परिचित नहीं थे। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा ये लोग गाय को बड़ी महत्वपूर्ण मानते थे, और गाय के बारे में क्या क्या बातें थी वो हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहले अभी तक जो मैंने बात आपको बोल के सुनाई है वो साथियों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप भी लिखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, एक बात और बताऊँ, ये चैनल आपका है, ये यूट्यूब चैनल आपका है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप है जो क्लासों को देखें, पूरा देखें। और जिस क्लास को मैं 1 घंटे में पढ़ाता हूँ उसे तैयार करने में मान के चलिए 2 से ढाई घंटे मेरे को लगते हैं, तो उस क्लास को आप आधा घंटे में देखने का प्रयास ना करें कि कहीं आप स्पीड बढ़ा कर देखें, तो उससे क्या होगा कि आपको नुकसान ही होगा, चीज़ें स्थायित्व प्रदान नहीं करेंगी मस्तिष्क में। इसलिए जितने टाइम की वो क्लास है नॉर्मल स्थिति में रखते हुए ही आप उस क्लास को देखें। और वैसे भी मैं जो स्लो बोलने का प्रयास नहीं करता, एकदम यही प्रयास रहता है कि मैं कम समय में अधिक कंटेंट आप तक पहुंचाऊं, बिल्कुल ज़्यादा स्लो बोलने का प्रयास नहीं करता। इसलिए आप जो हैं उसको बराबर एकदम प्रॉपर रूप से देखते जाएं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा, लेकिन अपने जो जानकार हैं, परिचित हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। राजस्थान इतिहास भी मैंने चला रखा है, तो राजस्थान की कोई भी तैयारी कर रहा हो विद्यार्थी, उसको राजस्थान का इतिहास तो कम से कम अपने चैनल से दिखाएं, क्योंकि एक बार आप पढ़ लो, बस एक बार अच्छे नोट्स बना लो, फुल डिटेल में एक बार नोट्स बना लो, उसके बाद आप देखो मेहनत एक बार होगी, उसके बाद चाहे आप कोई सी भी स्तर के एग्जाम दो, आपकी सारी परीक्षाएं पास होंगी विद्यार्थियों, यकीन मानना। उस डिटेल से मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मतलब अपने जानकारों से, जो कोई सीईटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो है जो रीट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, या आरएएस की, मतलब कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहा हो, उसे आप सजेशन दें कि राजस्थान का इतिहास तो कम से कम ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री से पढ़ें या बीएल माली सर से पढ़ें, क्योंकि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और इतना डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ कि वहाँ से सवाल बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य रहेगी। यदि सवाल बाहर जाता भी है तो वो अन्य विद्यार्थियों से भी नहीं होगा, क्योंकि उतना डिटेल में न तो कोई याद रख पाता है, और चूंकि किताबों से जब याद रखते हैं ना, तो किताबें उतनी नहीं पढ़ सकते जितने हम अपने नोट्सों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि नोट्स एक तो हाथ से लिखे जाते हैं, तो एक तो हम हाथ से आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, फिर हाथ से लिखते हैं, तो 3-4 बार चीज़ें जो हैं वहीं घूमती रहती हैं। और फिर नोट्सों को तो अपन 4-5 बार, 5-7 बार पढ़ देते हैं ना, तो फिर नोट्स तो लाइन बाई लाइन याद हो जाते हैं, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अपने साथियों को चैनल के बारे में बताएं, ताकि जो है कि मेरा भी एक मनोबल जो है बना रहे, मोटिवेशन बना रहे, और मैं पूरे जोश के साथ है जो यहाँ पे आपके साथ जो है पढ़ाने आऊँ। देखिए विद्यार्थियों, जब मैंने चैनल ओपन किया था तो आप लोगों से कोई शर्त नहीं रखी थी, इस शर्त पे चैनल ओपन नहीं किया था कि आप शेयर करेंगे, आप लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे, कोई शर्त नहीं रखी थी। ना ही मैं आप लोगों को जानता था, और संभवतः आप भी मुझे नहीं जानते होंगे। लेकिन अब जो रिश्ता बना है ना, बस उसी के खातिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप जो है शेयर करना। अधिकतर मैं कहता नहीं हूँ, कोई 4-5 क्लासों में जाके एक बार बोलता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो करना। बाकी मेरा जो काम है वो मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलूँगा और चलूँगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप शेयर करेंगे तो भी चलूँगा, नहीं करेंगे तो भी चलूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कोई शर्त पहले नहीं रखी थी जब चैनल स्टार्ट किया था, और चूंकि मैंने आपसे जो वादा किया है वो मुझे पूरा करना है, तो वो मैं करूँगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ बिना और समय ज़ाया किए, सीधा चले आते हैं पशुपालन के ऊपर। तो पशुपालन पे मैं सबसे पहले जो मैंने भी बोल के सुनाई बातें वही लिखता हूँ कि इनकी अर्थव्यवस्था का, इनकी अर्थव्यवस्था
व्यवस्था का प्रमुख आधार प्रमुख आधार इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन था। पशुपालन था क्योंकि क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य यायावर प्रवृत्ति के थे। यायावर प्रवृत्ति के थे। इस कारण अभी इनमें स्थायी जीवन की व्यापक प्रवृत्ति का अभाव था, है ना। स्थायी जीवन की जो है व्यापक प्रवृत्ति का अभाव था, है ना। स्थायी जीवन, इनमें अभी स्थायी जीवन की व्यापक प्रवृत्ति का ये ऐसे है ना, प्रवृत्ति का अभाव था, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्थायी रूप से नहीं रहने लगा था। स्थायी रूप से तो रहने लगा था, लेकिन क्षणिक था। ऐसे पूर्ण रूप से स्थायित्व प्राप्त नहीं किया था इसने, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनमें जो है व्यापक प्रवृत्ति का अभाव था। यानी कि सामान्य प्रवृत्ति तो थी एक जगह रहने की, लेकिन व्यापक प्रवृत्ति नहीं थी, है ना। इसलिए जो है मतलब हल्की फुल्की कृषि कर ली, 1-2 साल के लिए कृषि कर ली, फिर छोड़ के चले गए, है ना। फिर कृषि कर ली, फिर छोड़ के चले गए। केवल खाद्यान्न ही फसल का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, एक फसल का, जौ का, है ना। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल खाने के लिए पैदा कर लेता था थोड़ा बहुत, बाकी काम चल जाता था। इस प्रकार का मामला था। तो हम आगे लिखेंगे इस कारण अभी इनमें स्थायी जीवन की प्रवृत्ति का अभाव था, इसलिए पशुपालन ही इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा, है ना। इसलिए पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा। ठीक है, एक बात हो गई है। दूसरी बात मैं बताऊं विद्यार्थियों, दूसरी बात ये है कि ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक को हम क्या और बोलते हैं, पूर्व वैदिक भी बोलते हैं। पूर्व वैदिक, है ना, अर्ली वैदिक, है ना। पूर्व वैदिक आर्य कई प्रकार के पशुओं से परिचित थे। कई प्रकार के पशुओं से परिचित थे, या जो है ये कई प्रकार के पशु पालते थे, है ना। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे गाय, है ना, घोड़ा, ये तो दोनों प्रमुख थे, गाय और घोड़ा। इसके अलावा बैल, है ना, बैल भैंस, भेड़, है ना, बकरी, है ना, गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट का नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, गधे का नाम लिख सकता हूँ, कुत्ते का भी नाम मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा बात करें तो मैं हाथी का नाम लिख सकता हूँ, हाथी है, शेर है ना, हरिण, है ना, आदि जानवरों से परिचित था, है ना, आदि से परिचित था, या इनको जो है परिचित था। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में जो है हमें गेंडा व बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गेंडा व बाघ से यह परिचित नहीं था, है ना। हम लिखेंगे मगर ऋग्वेद में
गेंडा व बाघ, मगर ऋग्वेद में गेंडा व बाघ का उल्लेख नहीं मिलता। मगर ऋग्वेद में गेंडा व बाघ का उल्लेख मिलता नहीं मिलता, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जानकारी इनको नहीं थी, है ना। इनकी जानकारी ऋग्वैदिक आर्यों को नहीं थी, है ना। इनकी जानकारी जो है ऋग्वैदिक आर्यों को नहीं थी, है ना। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों। इन दोनों जो पशु हैं गेंडा और बाघ, इन पे सवाल जो है आरपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि गेंडा और बाघ ऐसे ही सवाल तो पूछती है वो, जैसे विशिष्ट, जिसमें कोई विशिष्टता हो, है ना। जैसे इनका उल्लेख नहीं मिलता है तो इसलिए पूछ लेती है ना, क्योंकि इनकी संख्या कम है। ये तो इतने सारे हैं, इसलिए यहाँ से सवाल बनने की संभावना लगभग नगण्य है। और यदि सवाल भी बनेगा तो कहाँ से बनेगा, गाय और घोड़ा से सवाल बनेगा। बस लगभग सवाल बनेगा तो यहाँ से बनेगा अधिक में, और कम में बनेगा तो इन दो से बनेगा। इन चारों को याद रखना है। ये लो साहब पशु, लगभग पशु ये हो जाएंगे। इसके अलावा पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था, ये लो साहब, यहां से सवाल बनता है। इसके अलावा सवाल बनने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये एक बात ये हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है गाय के बारे में स्पेशली उल्लेख करेंगे हम, गाय और घोड़े के बारे में, जिनका मैंने स्पेशली कहा है। गेंडा और बाघ का तो बस इतना ही है कि उनका उल्लेख मिलता ही नहीं है ना। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, गाय को काफ़ी विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गाय, एक हेडिंग डालें गाय, ठीक है। गाय हेडिंग डालें, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख मिलता है गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ऋग्वेद में 176 बार गाय शब्द का उल्लेख है। गाय शब्द का उल्लेख है ना। ऋग्वेद में 176 बार और गाय शब्द का उल्लेख है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि गाय जो है इनका महत्वपूर्ण जो है पशु हुआ करती थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का, या हम सीधे लिखेंगे, ऋग्वैदिक आर्य पढ़ रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह आर्यों का प्रमुख पशु मानी जाती थी, है ना। यह आर्यों की प्रमुख पशु मानी जाती थी, जो कि निम्नलिखित उपयोग में ली जाती थी। निम्नलिखित उपयोग में ली जाती थी, ठीक है विद्यार्थियों। आखिर गाय को इतना प्रमुख क्यों माना जाता था, इसके पीछे कई रीजन हैं, है ना। क्या क्या रीजन है, देखिए मैं पहला रीजन लिखूं यहाँ पे। जो पहला रीजन था विद्यार्थियों वो ये था कि गाय जो थी वो यज्ञ के समय और दान देने के लिए काम में ली जाती थी, पहली बात। क्योंकि ये लोग यज्ञ करते थे, हल्का फुल्का यज्ञ करते थे जो है ऋग्वैदिक काल में, यानी कि किसी प्रकार के अग्निकांड वगैरह ये सब ब्राह्मण की आवश्यकता, मंत्रों की आवश्यकता और जो सामग्री की आवश्यकता ये नहीं थी, है ना। सामान्य सा यज्ञ करते थे और उसके बाद गायों का दान देते थे, है ना। गायों का दान देना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, है ना। तो ये है धार्मिक कार्यों में, है ना, धार्मिक कार्यों में
धार्मिक कार्यों में यज्ञ के समय दान में दी जाती थी, है ना। यहाँ पे मैं ये एरो नहीं लगाऊंगा, वो वहाँ पे एरो लगाया हुआ है। एक बात हो गई ये, ठीक है। दूसरी बात क्या थी इसके संबंध में विद्यार्थियों? दूसरी बात थी, एक तो धार्मिक कार्यों में दान के समय दी जाती थी, है ना। दूसरी बात मैं करूँ तो यह है जो है घरेलू काम में, है ना, घरेलू कार्यों हेतु, घरेलू कार्यों हेतु, घरेलू कार्यों में भी उपयोग में ली जाती थी। इसके अलावा खेती हेतु, है ना, खेती हेतु भी जो है इसका उपयोग किया जाता था, है ना। और जो है इसको हम इसके लिए विभिन्न सारे जो है शब्द मिलते हैं गाय के लिए, जैसे अघन्या मिलना, यानी कि न मारने, वध न करने योग्य, है ना। गवयतु व गौचरमन, जो दूरी की इकाई है उसके लिए, है ना। गौधूली वेला, है ना, समय की इकाई के लिए। गोपति राजा को कहा गया है, जनस्य गोपा या गोपति राजा को कहा गया है ना। अष्टकर्णी, 8 कानों वाली, है ना, गाय को कहा गया है। गवेष्टि, है ना, गाय की खोज करने के लिए गवेष्टि। गोमत, ये जो है धनी व्यक्ति के लिए आया है ना। इसके अलावा गोहन, मेहमान को कहा गया है, गाय का मांस खाने वाला गोहन, उसे मेहमान को कहते थे। इतने सारे शब्द काम में लिए गए। और हाँ, जब व्यापार करते थे तो व्यापार में वस्तु विनिमय के रूप में गाय का महत्वपूर्ण उपयोग होता था विद्यार्थियों। ये लोग यज्ञ में 100 गायें मांगते थे कि हमारे 100 गायें हों, क्योंकि जिसके जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना ही समृद्ध और पैसे वाला माना जाता था, है ना। जिस प्रकार आज किसी के घर में मान लो ऑडी खड़ी है, फरारी खड़ी है, मर्सिडीज गए, तो वो बड़ा पैसे वाला माना जाता है। तो जिसके घर में गाय खड़ी थी उस जमाने में, तो मान के चलो ओडी खड़ी है ना। इस प्रकार का मामला था। गाय को बड़ा महत्व दिया जाता था। और कृषि को भी अभी उत्तर वैदिक काल में कृषि को इतना महत्व देंगे कि राजा जनक को और खेती करते हुए दिखाया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि राजा होते हुए भी वो खेती कर रहा है, तो कृषि का कार्य कितना मतलब महत्व का होगा, है ना। अभी उत्तर वैदिक काल में वो स्थिति बनेगी। पूर्व वैदिक काल में गाय का महत्व अधिक है, कृषि का नहीं है अभी, है ना। तो यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। चौथी बात वो ये है, क्या है कि वस्तु विनिमय के रूप में भी गाय का उपयोग होता था, है ना। वस्तु विनिमय, जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय के रूप में, है ना, वस्तु विनिमय के रूप में। देखो वस्तु विनिमय क्या होता है, कोई वस्तु, जैसे जब मुद्रा नहीं होती है और जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हो जो हमारे पास नहीं है, तो उसे खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे? उससे हमने मान लो कोई चीज़ ले ली, है ना, तो फिर कैसे खरीदेंगे? जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाजरा अधिक होता है, पूर्वी राजस्थान में गेहूँ अधिक होता है, तो पूर्वी राजस्थान वाले तो गेहूँ बेचेंगे, पश्चिमी राजस्थान वाले बाजरा बेचेंगे। पैसा है नहीं जिसके बदले आप खरीद लो, तो फिर क्या करेंगे? पूर्वी राजस्थान वाले गेहूँ पश्चिमी राजस्थान दे देंगे और पश्चिमी राजस्थान से बाजरा ले आएंगे उस गेहूँ के बदले में, है ना। तो ये होता है वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेना, है ना। तो आज भी गाँव में इस प्रकार की जो है पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जब गाँव में कोई सब्जी बेचने आता है तो गाँव की महिलाएं क्या करती हैं, थोड़ा सा अनाज ले जाती हैं, गेहूँ, कि ये लो साहब इसके बदले हमें सब्जी दे दो। तो उस गेहूँ को कीणा बोला जाता है, कीणा, है ना, और उसके बदले सब्जी ले ली जाती है ना। इस प्रकार से जो है ये वस्तु विनिमय आज भी प्रचलन में है ना। इसके अलावा मैं एक बात कहूँगा कि गाय के लिए विभिन्न शब्दावली ऋग्वेद में मिलती है ना। गाय के लिए विभिन्न शब्दावली ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में मिलती है। देखिए अब क्या क्या मिलती है। गाय के लिए जो शब्दावली मिलती है विद्यार्थियों, उसके बारे में मैं आपको बात करूं तो यहाँ से
सबसे पहले तो मैं बताऊं, गाय को अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अघन्या, है ना। अघन्या का अर्थ क्या होता है? वध न करने योग्य, है ना। अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वध न करने योग्य, वध न करने योग्य कहा गया है। और क्या कहा गया है? अष्टकर्णी कहा गया है। दूसरी बात मैं बताऊं तो अष्टकर्णी कहा गया है। अष्टकर्णी यानी 8 कानों वाली। अब पता नहीं ये कौन सी किस्म की गाय थी जिसके 8 कान होते थे, हमारी गाय के तो 2 ही हैं, पता नहीं। 8 कानों वाली, 8 कानों वाली, है ना, 8 कानों वाली। हो सकता है ज्यादा सुनती हो तो हम कह देते हैं कोई ज्यादा सुन रहा हो तो ये 8 कानों वाला है, 8 कानों वाली है, कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक नाम मिलता है हमें, क्या मिलता है? अगन्या, अष्टकर्णी हो गया, गवयतु और गोचरमन, है ना। गवयतु, गवयतु व गोचरमन। गवयतु व गोचरमन जो है, गवयतु व गोचरमन ये दूरी की इकाई थी। क्या थी? दूरी की इकाई, दूरी की इकाई, है ना, दूरी की इकाई थी, ठीक है, दूरी की इकाई थी। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से दर्शाता हूं, अच्छा नहीं लग रहा, है ना, दूरी की इकाई। इसको हम कुछ इस प्रकार से दर्शाना चाहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, अब ठीक लगेगा। ये लो, अगला जो हम लिखेंगे इसमें हम लिख सकते हैं गोधूली वेला, है ना। आज भी हमारे जो निमंत्रण पत्र होते हैं, जो इनविटेशन आते हैं शादियों के और विभिन्न प्रकार के, उसमें लिखते हैं गोधूली वेला पर आपका स्वागत है ना। तो जो दिन छपने का जो समय होता है वो गोधूली वेला का समय होता है। दरअसल उस जमाने में जो रहता था, गायों का इतना ज़्यादा व्यापक महत्व था कि गाय जब शाम को चर के और जंगलों से और घर को आती थी तो वो दिन छपने का समय था, है ना। तो गायों की पैरों से और मिट्टी इतनी उड़ती थी कि उसको नाम दे दिया कि गोधूली वेला, है ना। गो यानी कि गाय, धूली यानी धूल, है ना, और वेला यानी समय, है ना। गोधूली वेला, है ना, समय की इकाई हो गई एक तरीके से, समय की इकाई, ठीक है, समय की इकाई हो गई। इसके अलावा जैसे राजा के लिए गोपति और राजन्य गोपा नाम आया है ना, राजनस्य गोपा, ठीक है। कौन सा नाम आया है? एक तो आया है राजनस्य, राजनस्य गोपा, और एक नाम मिलता है गोपति, है ना, गोपति, है ना, गोपति किसके लिए मिलता है? ये राजा के लिए आया है ना, राजा के लिए आया है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बात करूं तो गोमत जो है ये है गोपति, और एक है गोमत। गोमत है धनी व्यक्ति, है ना। गोमत कौन है? गोमत है, गोमत, गोमत कौन है? तो ये हो जाएगा धनी, अमीर व्यक्ति या धनी व्यक्ति, है ना, धनी व्यक्ति, ठीक है। तो ये धनी व्यक्ति हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो गवेष्टि, गायों की खोज, है ना, गवेष्टि, गवेष्टि शब्द आया है किस लिए? गायों की खोज के लिए आया है ना, गवेष्टि मतलब गायों की खोज, गायों की खोज के लिए आया है गवेष्टि, है ना। इसके अलावा जो हमें शब्द मिलते हैं विद्यार्थियों, जैसे एक मिलता है दुहिता, है ना, दुहिता, ठीक है। कौन सा मिलता है? दुहिता मिलता है, दुहिता, दुहिता दूध दोहने वाली, है ना, पुत्री के लिए आया है ये ना, पुत्री। दुहिता कौन है? पुत्री, दूध दोहने वाली, दूध दोहने
वाली, अर्थात कौन है, पुत्री, पुत्री के लिए आया है ना। और इसके अलावा मैं एक नाम और लिखना चाहूँ तो गोहन, मेहमान के लिए आया है, गोहन है ना, इसके लिए आया है गोहन। गोहन कौन है, मेहमान के लिए है, मतलब गोहन का मतलब होता है गाय का मांस खाने वाला, यानी कि जो मेहमान आते थे उनके लिए ही गाय को गाय का मांस जो है बनता था, है ना। पका हुआ जो मांस होता था वो अक्षान कहलाता था, बैल का मांस, है ना, मैंने लिखा है आपको, ठीक है। तो गोहन कौन हो गया, मेहमान हो गया, है ना, मेहमान, मेहमान, है ना, गाय का मांस खाने वाला, हम यहाँ पे लिख सकते हैं गाय का मांस खाने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शब्दावली है विद्यार्थियों, वो हमें जो है गाय के लिए देखने को मिलती है। तो इस शब्दावली से और आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय जो है ऋग्वैदिक आर्यों के लिए और कितनी महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है साथियों। तो देखिए हमने इतनी सारी शब्दावली लिख ली, गाय के लिए ये सारी बातें लिख ली, तो आप निश्चिंत होकर एकदम इसको याद करें। और इसके अलावा हमको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय के बारे में हमने काफी डिटेल से जो है चर्चा कर ली है, ठीक है। अब आते हैं साथियों हम सीधे जो है घोड़ा की बात करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे उतार लें, मैं इसको मिटा रहा हूं और आता हूं। गाय हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे घोड़ा को, है ना, और फिर हम जो है कृषि की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये पशुपालन, हाँ पशुपालन में अभी हम घोड़ा पढ़ लेंगे वैसे भी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसे अच्छे से उतारें विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बातें, और अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार पढ़ते जाएं। आप 5-7 बार यदि पाठ्यक्रम को पढ़ दिया ना, जिसने कम से कम 5 बार संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ दिया ना, दोनों पेपरों के को, तो मान के चलिए कि वो सिलेक्शन पा जाएगा। कम से कम आपको विद्यार्थियों 5 से 6 बार तो कम से कम पाठ्यक्रम पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी एग्जाम का पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 5 बार तो कम से कम आपको पाठ्यक्रम पढ़ना ही होगा। और 5 बार आप तभी पढ़ सकते हैं जब खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाकर आप पढ़ रहे हो, है ना। इसलिए जो है आप नोट्स बनाएं और पढ़ें, अच्छे वाले नोट्स बनाएं। दूसरे नंबर पे देखिए विद्यार्थी, हम इसमें पहले घोड़ा को हम पढ़ लेते हैं। घोड़ा जो था ये जो है गाय तो था इनका सबसे पवित्र पशु, जबकि सबसे प्रिय पशु जो था घोड़ा था। ध्यान रखना, गाय सबसे पवित्र पशु था ना, मैंने वहां पे लिखना भूल गया, आप लिख लें, फिर से लिख लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गाय सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण पशु था। गाय सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण पशु था, है ना, ये बात आप गाय में लिख लें। घोड़ा में क्या लिखना है, घोड़ा जो है यह आर्यों का सबसे प्रिय पशु था, है ना। देखो प्रिय होना और पवित्र होना में अंतर है ना, प्रिय पशु था। प्रिय क्यों था, इसका उपयोग जो किया जाता था, एक तो रथ चलाने में किया जाता था, रथ चलाने में, है ना, व युद्ध में घोड़े का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, घोड़े का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब घोड़े का प्रयोग कितनी बार ऋग्वेद में हुआ है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं ऋग्वैदिक आर्यों की उत्पत्ति में। तो आप कमेंट करके बताएं कि घोड़े का प्रयोग जो है ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग अच्छे से देख रहे हैं, दोनों में अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना पर, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों घोड़े की बात, घोड़े में इतना ही है, और ये इसी के साथ जो हमारा पशुपालन है वो पूरा हो जाता है। और अब हम सीधे आते हैं कृषि पे, है ना। इसको आप उतार लें, मैं इसको मिटा रहा हूं, हम कृषि की बात करेंगे अब, है ना।
देखिए विद्यार्थियों, जो कृषि है वो थोड़े कम महत्व की थी, है ना। कृषि की बात कर लेते हैं 2 नंबर पे, कृषि, है ना। कृषि की बात करें तो यहाँ पे ठीक है, कृषि की बात करते हैं। कृषि जो थी वो पशुपालन से थोड़ा कम महत्व की थी, और संपूर्ण ऋग्वेद में हमें एक ही जो है खाद्यान्न फसल का उल्लेख मिलता है, जो कि जौ थी। जौ को यव बोला जाता था, है ना। इसके अलावा ऋग्वेद में 5 प्रकार की ऋतुओं की जानकारी मिलती है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे खरीफ रबी 2 प्रकार की फसल ली जाती थी, है ना। और ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वो कृषि को ही समर्पित है, और उसमें चौथे मंडल में 24 सूक्त जो हैं कृषि के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। और अश्विनी देवता के द्वारा मनु को हल चलाना, हल का जो है ज्ञान देना, हल सिखाना या हल को कैसे चलाया जाता है वो सिखाया जाने की बात लिखी गई है। ये कुछ बातें हम लिखते हैं, इसके अलावा फिर और आगे की जो बातें हैं वो हम करेंगे, है ना। जैसे कृषि में जो है ये हल का उपयोग करते थे, हल को लांगल, सीरी या सुन फन के नाम से भी जानते थे, है ना। इसके अलावा जो जुता हुआ खेत था वो सीता कहलाता था, और जो हल चलाने वाला था वो हलवाहा कहलाता था, जिसको कीवास भी बोलते थे। इसके अलावा मैं बताऊं तो आपको जो सिंचाई भी ये लोग करते थे कुएं से, नहरों से, और जो है कुएं, नहर और वर्षा पर भी ये निर्भर थे, है ना। वर्षा के लिए पर्जन्य शब्द आया है, कुओं के लिए अणत या अवत शब्द आया है, और नहरों के लिए जो है कुल्या शब्द आया है। इसके अलावा ये लोग जो है कुओं से पानी निकालने के लिए जो है रहट या जो है अस्म चक्र का प्रयोग करते थे, जिसको नाली बनाकर या सुसीरा बनाकर, जिसको वर्तमान में धोरा बोला जाता है, उसके माध्यम से पानी अपने खेतों में ले जाते थे। और खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए ये गोबर की खाद, जिसको करीस या सुकृत बोलते हैं, उसका उपयोग ये लोग करते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये लोग जो अधिक अनाज उपजाते थे उसको एक विशाल भंडार बनाते थे, उसमें ये लोग संग्रहित करते थे, है ना। ये सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाई है। इसी के साथ हमारा कृषि भी पूरा हो जाएगा और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो मैं आता हूँ कृषि की ओर, है ना। पशुपालन से कम महत्व था, ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। पशुपालन से कम महत्व कृषि का था, कृषि का था, ठीक है। एक बात। दूसरी बात हम लिखेंगे कि ऋग्वेद में एकमात्र उल्लेखित खाद्यान्न फसल यव, है ना, जिसको जौ लिखा है, जौ को यव लिखा है। खाद्यान्न फसल यव का उल्लेख मिलता है ना। एकमात्र खाद्यान्न फसल यव या जौ का जो है उल्लेख मिलता है, एक बात हुई है। दूसरी मैं बात करूं तो ऋग्वेद में 5 प्रकार की ऋतुओं का 5 प्रकार की ऋतुओं का उल्लेख है ना। 5 प्रकार की जो है ऋतुओं का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ऋग्वेद में जो है हमको ऐसी जानकारी मिलती है कि ये लोग खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उपजाते थे, है ना। इसके अलावा हम लिखें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उपजाते थे, है ना, उपजाते थे, ठीक है। खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उपजाते थे, ठीक है।
तो एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे तो ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, ऋग्वेद के चौथे मंडल चौथे मंडल में कृषि समर्थित बातें लिखी हैं। कृषि समर्थित बातें लिखी हैं, यानी जो चौथा मंडल है ना वो कृषि को ही समर्पित है, एक तरीके से हम मान सकते हैं। इसमें 24 सूक्त कृषि के लिए लिखे गए हैं, है ना। हम इसी में लिख देते हैं, इसमें 24 सूक्त है, सॉरी 24 सूक्त कृषि हेतु लिखे हैं, कृषि हेतु लिखे हैं, ठीक है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, 24 सूक्तों वाली कृषि हेतु जो है 24 सूक्त लिखे गए हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा जो है जो है अश्विन देवता द्वारा अश्विन देवता द्वारा मनु को हल चलाना सिखाए जाने का उल्लेख है ना। तो ये कुछ बातें हो गई, हमारी प्रमुख बातें हो गई। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये लोग जो है कृषि कार्य के लिए जो है जुताई करते थे खेतों की, है ना, हल से जुताई करते थे, ठीक है। वैदिक आर्य मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, वैदिक, चलो मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैदिक आर्य खेती हेतु खेत की जुताई हेतु हल, जिसको ये लांगल भी बोलते थे, मतलब ऋग्वेद में लिखा है लांगल, सीरी, सन, है ना, सन ये वाला भी सन मिलता है, सन या सुन भी मिलता है ना, वह एक फन, इन सारे ये जो सारे शब्द हैं वो किसके लिए मिलते हैं, हल के लिए मिलते हैं। विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, ये लांगल है, इसके पर बिंदी है ना, यहाँ पे लांगल, है ना। वैदिक आर्य खेत की जुताई हेतु हल का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे, है ना, हल का प्रयोग करते थे। हल चलाने वाला हलवाहा कहलाता था, है ना, हल चलाने वाला हलवाहा कहलाता था। इसको कीवास भी बोलते थे, है ना, इसको कीवास भी बोलते थे, ठीक है। इसको क्या भी बोलते थे, कीवास भी बोलते थे, है ना। और हम बात करें ये हलवाहा कहलाता था, कीवास भी बोलते थे। एक बात हो गई, ये जुते हुए खेत को सीता कहा जाता था, है ना। इसी में लिख देता हूं, चलो अलग से लिख देता हूं, जुते हुए खेत को सीता कहा जाता था, ठीक है, जुते हुए खेत को सीता कहा जाता था, ठीक है। एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो सिंचाई करते थे, सिंचाई के लिए अगले मैं लिखूंगा यहाँ पे, सिंचाई के लिए वर्षा क्या बादल लिखे हैं, या वर्षा बादल है,
पर्जन्य का नाम मिलता है। पर्जन्य का मतलब होता है बादल, है ना, पर्जन्य, है ना, पर्जन्य। और इसके अलावा नहरें, नहरें के लिए लिखा है कुल्या, है ना, वे कुआं, कुआं, कुआं को लिखा है अणत, अणत या अवत, है ना, का प्रयोग, का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए बादल पे निर्भर थे, यानी बारिश पर निर्भर थे। नहरें यानी कुल्या, कुआं यानी अणत या अवत का प्रयोग करते थे। कुओं से पानी निकालने हेतु, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे कुओं से पानी निकालने हेतु, कुओं से पानी निकालने हेतु रहेट का, रहेट जिसको ये अस्म चक्र भी हम बोलते हैं, अस्म चक्र, है ना, रहेट या अस्म चक्र का प्रयोग, का प्रयोग किया जाता था, है ना। रहस्म या रहेट या अस्म चक्र का जो है प्रयोग किया जाता था। और कुओं से खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सुसीरा या जो है नाली बनाकर और पानी को ले जाया जाता था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा आगे, कुएं से खेत तक पानी ले जाने के लिए, ले जाने हेतु, मतलब कुएं से खेत तक पानी ले जाने हेतु सुसीरा या नाली का प्रयोग किया जाता था, है ना। सुसीरा या नाली का प्रयोग किया जाता था। वो एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, वर्तमान में इसको धोरा बोलते हैं, धोरा, है ना। कई एक कॉमन सा डायलॉग चलता है कि एक शायरी टाइप है, मतलब हमें तो कोरवाण ने लूटा, पड़ाव में कहाँ दम था, हमें तो कोरवाण ने लूटा, पड़ाव में कहाँ दम था, साला धोरा भी वहां फूटा जहां गारा कम था। समझ रहे हो क्या है ये? देखो, पड़ाव क्या होता है, कोरवाण क्या होता है, इसको मैं बताऊं। जैसे कुआं है, कुआं से ये मान लो कोई कुआं है ना, ये मान लिया कोई कुआं है और ये हमारा खेत है, ठीक है, ये हमारा खेत है। अब कुआं से खेत तक पानी ले जाने के लिए यहाँ पे जो है इस प्रकार की नाली बना दी जाती थी। अब मान लो इसमें होके पानी बह रहा है, ठीक है, ये नाली मिट्टी की है, तो इसे बोलते हैं वर्तमान में धोरा। क्या बोलते हैं? धोरा बोलते हैं वर्तमान में, धोरा। इसी को ये लोग नाली या सुसीरा कहा गया है ना, तो धोरा। और जब खेत में, जैसे अब हम जब रबी की फसल बोते हैं ना, रबी की फसल बोते हैं, तो खेत में बीज डालने से पहले एक बार उसको पानी से भराते हैं, है ना, और उसके बाद उसमें क्या जोत लगाते हैं, ताकि वो अच्छे से खेत जो है एकदम उपजाऊ हो जाता है, उर्वर हो जाता है ना। तो जो प्रथम बार बीज बोने से पहले जो पानी देते हैं उसको बोलते हैं पड़ाव। क्या बोलते हैं? पलाव, पलाव या पड़ाव बोलते हैं, ठीक है। पड़ाव कर दियो भाई, है ना, पड़ाव कर दिया। ऐसे पानी फैल जाए तो हम क्या कहते हैं? पड़ाव कर दिया, है ना। ऐसे पानी भर दिया तो उसमें पानी भर दिया जाता है ना। उसके बाद फसल बो दी, गेहूं यानी बीज बो दिया, फिर गेहूं उग गया, तब जाके उसमें जब पहला पानी दिया जाता था उसको, पहले पानी को बोलते थे कोरवाण, है ना, कोरवाण, है ना। पहले पानी को क्या बोलते थे? कोरवाण, है ना। तो इसलिए फिर वो कॉमन वो जो डायलॉग है वो किसी ने है जो जोड़ दिया ऐसे कि हमें तो पड़ाव ने लूटा, कोरवाण में कहाँ दम था। पड़ाव में क्योंकि कहीं से भी मिट्टी ले सकते हैं, है ना, लेकिन इसने भी लूट लिया। पड़ाव में क्योंकि फसल बोई नहीं जाती, कहीं से भी मिट्टी उठाओ और है जो उस दोहरे को, ये जो दोहरा फूटता है, पानी निकल जाता है। मान लो यहाँ से ये टूट गई नाली तो ये पानी निकल जाएगा, है ना। तब किसी ने क्या सेट किया कि हमें तो पड़ाव ने लूटा, कोरवाण में कहाँ दम था, यानी पहले पानी में कहाँ दम था, साला धोरा भी वहां फूटा जहां गारा कम था।
जबकि गारा क्या होता है, यहाँ जो मिट्टी, जो गीली मिट्टी हो जाती है उसको गारा बोलते हैं, है ना। तो खूब सारा गारा रहता है पड़ाव के टाइम पे, लेकिन वहां भी जो पानी कम पड़ गया, है ना, सॉरी, ये जो गारा कम पड़ गया। दरअसल ये दिलवाले फिल्म का एक जो शायरी थी वहां से ये उठाई गई है। वहां पे शायरी ये थी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, है ना। इस प्रकार से कुछ अजय देवगन वहां पे बोलते हैं, तो उसका जो है इन लोगों ने जो है वो किया है, कॉपी किया है। तो ये बात हो गई, यहाँ पे सुशिरा से नाली बनाकर ये लोग पानी को ले जाते थे। इसके अलावा ये लोग खेत को उपजाऊ बनाने के लिए, है ना, खेत को उपजाऊ बनाए रखने हेतु, खेत को उपजाऊ बनाए रखने हेतु गोबर की खाद, है ना, गोबर की खाद जिसको बोलते थे करीस, है ना, या सुकृत का प्रयोग करते थे, है ना, का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख बातें। इसके अलावा ये लोग अनाज संग्रहण हेतु विशाल जो है भंडार गृह भी बनाते थे, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, अनाज संग्रहण हेतु अनाज संग्रहण हेतु विशाल भंडार गृह, इनको क्या बोलते थे, स्थिव पात्र बोलते थे, स्थिव पात्र, है ना। ठीक है, स्थिव पात्र, है ना, विशाल भंडार गृह बनाते थे। ठीक है, विशाल अनाज संग्रहण हेतु विशाल भंडार गृह, जिनको क्या बोला जाता था, स्थिव पात्र बोला जाता था, उसका निर्माण करते थे, और इससे ये जो लोग है अपने अनाज को संग्रहण करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से था प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे उतार लें। ठीक है, आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन, जो आज हमारा यहाँ पे जो है आर्थिक जीवन की एक ही क्लास हुई है। अभी 2 ही पॉइंट हमने किए हैं, पशुपालन और कृषि। अभी हम उद्योग और व्यापार वाणिज्य को है कल देखेंगे, और उसी के साथ हमारा आर्थिक जीवन पूरा हो जाएगा, फिर हम धार्मिक जीवन पे चले जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का आनंद लेते रहिए।